तो चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों हम 3 सैम्पल पेपर एक साथ करेंगे। तो बिना किसी टाइम बर्बाद करे, कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब की कोई रिक्वेस्ट नहीं। अगर आपका मन है करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें ट्राई करेंगे 3 सैम्पल पेपर कराने का। मैराथन वीडियो है, ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। शायद हो सकता है कोई क्वेश्चन पेपर में फंसा मिल जाए। इनमें से कौन सी लैंड है जिसे हम अवेलेबल टेक्नोलॉजी से कल्टीवेशन में नहीं ला सकते? तो बैरन लैंड को कभी भी खेती लायक नहीं बनाया जा सकता। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो इसके आंसर आपको मुझे बताने हैं। मध्य प्रदेश में दाल ज़्यादा होती है। बताना है आपको कि राइस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, व्हीट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी अप्रोच है जो कि अर्ली कॉलोनियल पीरियड में आइडेंटिफाई हुई थी? मैंने आपको बोला था इसका मैं आंसर बताऊंगा। कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, सर इसकी ट्रिक बता दीजिए। तो ट्रिक याद रखिएगा, ई अर्ली कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, LR लेट कॉलोनियल रीजनल, ठीक है। वॉर, WA तो वॉर पीरियड, एरियल, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा एरियल डिफ्रेंशिएशन। इसके बाद 1950s में भी एस लिखा होगा और 60 में भी एस लिखा होगा, तो स्पाशियल। फिर से ट्रिक बताता हूँ, ई अर्ली एक्सप्लॉयटेशन, L से लेटर रीजनल, वॉर एरियल, 50s 60s स्पाशियल, 90s में आई, बिल्कुल टाइम मॉडर्न था तो मॉडर्नाइजेशन। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जल्दी से 1970s में कौन सी थ्योरी आई, ठीक है। अप्रोच जल्दी से मुझे बताइए 1970s में कौन सी अप्रोच आई है। ट्रिक मैंने बता दिया है, ज़रूर याद रखिएगा, इससे आपका गलत नहीं होगा कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमसे पूछा है पर ये डेंसिटी स्क्वायर पर किलोमीटर के हिसाब से बताना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा होगा। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी एशिया में है, उसके बाद अफ्रीका में, उसके बाद है यूरोप में और सबसे कम है नॉर्थ अमेरिका में। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका बी, नहीं सॉरी डी। पहले यूरोप में फिर नॉर्थ अमेरिका में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इनमें से कौन सा डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक नहीं है, इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक नहीं है? तो बच्चों से लेना देना होता है, इसके बाद बच्चों के बाद में वुमेन से लेना देना होता है, ऑक्यूपेशन से लेना होता है, इंडस्ट्रीज से कोई लेना देना नहीं होता डेमोग्राफिक का। इसके बाद पूछ रहा है कि जो फार्मर हैं वो अपने सारे पूल्स इकट्ठे कर लेते हैं, इसे मिला के कोऑपरेटिव कहा जाता है। तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? नॉर्थ अटलांटिक सी, देखो नॉर्थ अटलांटिक कहाँ है? यहाँ पर हमारा मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर है यूरोप, ये है नॉर्थ अटलांटिक। तो नॉर्थ अटलांटिक USA के ईस्ट और यूरोप के वेस्ट पार्ट को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। नॉर्थ पैसिफिक यहाँ पर हो गया, इधर एशिया है, ये एशिया, ठीक है। तो कह रहे हैं नॉर्थ पैसिफिक वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका को एशिया से जोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही हो गया। केप ऑफ गुड होप यहाँ पर है, अफ्रीका के नीचे यहाँ पर केप ऑफ गुड होप कनेक्ट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, यानी यहाँ के यूरोपियन कंट्रीज़ को साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। सी भी सही हो गया, तो हमारा डी ही बचा, वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि कह रहा है कि इनमें से कौन सा डेयरी फार्मिंग का करेक्टरिस्टिक नहीं है? तो डेयरी फार्मिंग में जानवरों की सर्विसेज ज़रूरत पड़ती है, लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है और कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। कैटल ब्रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गांव के पास में ना कर इसे शहर के पास में किया जाता है, तो डी आंसर गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आउटसोर्सिंग के बेनिफिट क्या है? आउटसोर्सिंग मतलब जब कोई एक कंट्री प्रोडक्शन के लिए किसी दूसरे देश में करवाती है, जिसे आउटसोर्स कहते हैं। लोअर कॉस्ट हो जाती है, एफिशिएंसी ऑफ वर्क बढ़ जाता है, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाते हैं, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से हीट आइलैंड कौन से होते हैं? तो ऐसे रीजन जो कि अपने नियरली ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा गर्म होते हैं, उन रीजन्स को हीट आइलैंड कहते हैं। तो ऐसे बिल्डअप एरियाज जो कि हॉटर हैं अपने नियर बाई रूरल एरियाज से, उन्हें हम कहते हैं हीट आइलैंड्स। जैसे दिल्ली को बोलते हैं ना, दिल्ली देखो कितना गर्म है, हीट आइलैंड बन चुका है, क्योंकि वो अपने आसपास के रूरल एरिया से कंपेरेटिवली काफ़ी गर्म है, या किसी भी शहर के लिए बोला जा सकता है ये। कह रहा है कि नेशनल वाटरवेज को करेक्ट सीक्वेंस में रखना है, उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो ये मुझे आंसर नहीं आता, फिर भी ट्राई करेंगे इसको लगाने का। नेशनल हाईवे नंबर 1 सबसे बड़ा है, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक का है। नेशनल हाईवे नंबर 2 इसके बाद आता है, जो सदिया से धुबरी तक का है। तो सबसे पहले 3, उसके बाद 1, 3 के बाद 1 सिर्फ बी ऑप्शन में है, यही आंसर करेक्ट होगा। ये महानदी गोदावरी और ये हमें पता ही नहीं है इनमें इनकी लेंथ कितनी है, और याद रखने की चीज़ भी नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है, हमें करेक्ट चूज करना है, स्टेटमेंट कौन सा होगा। कह रहा है एयर पॉल्यूशन के मेन सोर्स हैं फॉसिल फ्यूल, माइनिंग और इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही बात है। क्यों? जैसे जैसे हम अलग अलग तरीके के फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं एनर्जी के लिए, वैसे वैसे हमारी टॉक्सिक गैसेज निकल रही हैं, तो बिल्कुल सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है।
ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मेजर कल्टीवेटेड जो लैंड है इंडिया में वो डायरेक्टली रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल सही। हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कल्टीवेटेड लैंड की मेजोरिटी पार्ट आज भी बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है, इरीगेशन के ऊपर नहीं है। फिर कह रहा है 58% जो ज़मीन है वो इरीगेशन सिस्टम पे है। 58 मतलब मेजोरिटी हो गई, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो रहा है। तो हमारा असर्शन सही है और रीजनिंग गलत है, क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे 58 से कम 50 से कम होना चाहिए था ना, तभी तो हम बोलते हैं कि मेजोरिटी ज़मीन रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम जो ट्रेड है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सबसे सस्ता पड़ता है। तो रीजनिंग भी बिल्कुल सही है और सही एक्सप्लेनेशन दे रही है। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 17 तक केस स्टडी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिना केस स्टडी को अपनी नॉलेज से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है? एनिमल की मदद से किया जाता है। रेवोल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन में कौन लेकर आया? जब हमारे यहाँ पे स्टीम इंजन्स की शुरुआत हुई। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि एक जगह से दूसरी जगह पे पेट्रोलियम को भेजना है, लिक्विड या गैसेस को भेजने का सबसे आसान तरीका है पाइपलाइंस। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपको खुद बताना है मुझे कर कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के क्वेश्चंस देख लीजिए, सामने लिखे हुए हैं आपके पास। इकोनॉमिक इंप्लीकेशन बायो एनर्जी रूरल कम्युनिटी के लिए, तो मैं पॉइंट्स बता देता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए, रूरल एनर्जी के लिए, बायो एनर्जी के अपनी नॉलेज से लगाने हैं हमें। हमें यहाँ इनसे मतलब नहीं, हमें कॉम्प्रहेंशन से मतलब नहीं। तो सबसे पहला बायो एनर्जी का फ़ायदे ये हैं, ये वुड के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर देगी। दूसरा, ये हमारे जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है उसको रोकेगी। अगला कह रहा है कि कन्वेंशनल फ्यूल रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव ढूंढने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि कन्वेंशनल फ्यूल रिसोर्सेज से टॉक्सिक एलिमेंट्स या वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा निकलता है। दूसरा, ये इनकी लिमिटेड अमाउंट अवेलेबल है, तो एक टाइम पे ख़त्म हो सकते हैं। अगला कह रहा है रेयर और स्कार्स मिनरल्स को एक्सपोर्ट कम कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो रेयर और स्कार्स हैं, तो एक्सपोर्ट अगर कम होगा तो इनकी अवेलेबिलिटी लोकल मार्केट के लिए बढ़ जाएगी यूज़ करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी है, मैप है। हमें देखो ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, रेलवे दे रखी है पर्थ से सिडनी की। सब समझ गए होगे कौन सी ट्रेन है ये है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ठीक है। नाम समझ गए ना 19th का, तो यही नाम आ जाएगा इसमें कि रेलवे लाइन कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। ए मार्क कर रखा है, तो ए मार्क इसमें कहीं कर रखा है, इसमें ए कहीं मार्क ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन लगा नहीं सकते। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्पेंसर मतलब कौन से जो पोर्ट्स हैं जो इस रास्ते में आते हैं। पोर्ट्स कौन से रास्ते में आते हैं? देखिए वापस, एक तो पोर्ट अगस्ता हो गया और दूसरा पोर्ट पीरी हो गया, ठीक है। पीरी और अगस्ता दो पोर्ट्स आते हैं इस रास्ते में। अगला कह रहा है पेस्टोरल नोमैडिज्म क्या होता है? तो पेस्टोरल नोमैडिज्म मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें जानवरों को पाला जाता है ताकि उनसे क्लॉथ, शेल्टर, फूड वगैरह मिल सके। इसके कैरेक्टरिस्टिक बतानी है तो मैं पॉइंट्स बोलता जा रहा हूँ, पॉइंट्स मेंशन रखिएगा। सबसे पहला प्रिमिटिव सोसाइटी करती है। दूसरा, वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी होती है, यानी जानवरों को चराने के लिए हर कम्युनिटी की अपनी जगह अलग होगी। तीसरा, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल माइग्रेशन होता है खाने की तलाश में, जिसको ट्रांसह्यूमन्स एक्टिविटी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है गैदरिंग के बारे में बताना है कि गैदरिंग की इंपॉर्टेंस लेवल कम होती जा रही है, उसका क्यों है, या इसकी लिटिल चांस है कि इंपॉर्टेंट हो जाए ग्लोबल लेवल पर। तो गैदरिंग की बात अगर हम करेंगे तो गैदरिंग में सबसे पहला पॉइंट तो ये प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, ये मशीन से बनने वाले प्रोडक्ट्स के साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर सकती। तीसरा, ये कि इसमें पर पर्सन जो प्रोडक्टिविटी होती है काफ़ी लो रहती है, इसकी वजह से इसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस के चांसेस बहुत ही कम है। देन क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि हाउ इज़ ग्रोथ डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट? ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, यानी क्वांटिटी का बढ़ना या घटना। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब भी पॉजिटिव ग्रोथ होगी तो उससे डेवलपमेंट होगा। तीसरा, ग्रोथ वैल्यू न्यूट्रल होती है, वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, यानी क्वालिटी का इंक्रीज होना डेवलपमेंट कहलाता है। दूसरा, हर तरीके का पॉजिटिव ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होता, सिर्फ वही ग्रोथ डेवलपमेंट होगी जिसमें क्वालिटी भी बढ़ रही होगी। तीसरा, कि जो डेवलपमेंट होती है वो वैल्यू पॉजिटिव होता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हमसे 3 डिफरेंसेस बिटवीन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कंजप्शन के लिए किया जाता है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर मार्केट के लिए। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में लैंड होल्डिंग का साइज छोटा रहता है, कॉमर्शियल में बड़ा रहता है। इसके बाद सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, कॉमर्शियल में कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगला कह रहा है गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर को समझाओ क्या होता है और इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक समझाओ, इसी में चॉइस में है। तो देखो, ऐसी कल्टीवेशन जिसमें हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाते हैं जैसे कि फ्रूट्स या वेजिटेबल, उसे गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। पहला पार्ट कंप्लीट। 3 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं तो पॉइंट में लिखेंगे। पहला, इसमें लेबर और कैपिटल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। गुड ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है ताकि मार्केट से जोड़ा जा सके। तीसरा, हाई यील्डिंग वैरायटी का इस्तेमाल किया जाता है, टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाईलाइट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट की बात करते हैं तो पहला, इसमें शहरों में जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा आएगी, डिमांड ज़्यादा आएगी तो जॉब ज़्यादा आएंगी, तो मोर जॉब अपॉर्चुनिटी। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, जॉब ज़्यादा होंगी, लोगों की इनकम ज़्यादा होगी तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगा। जबकि नेगेटिव इम्पैक्ट में जाएंगे तो जितना ज़्यादा शहर बढ़ता जाएगा वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन या क्राउडिंग की प्रॉब्लम बढ़ेगी, पॉल्यूशन उतना ज़्यादा होने लगेगा, स्लम की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उससे क्राइम रेट भी बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो पॉपुलेशन होती है किसी भी रीजन की वो अफेक्टेड होती है, ठीक है, वहाँ की ज्योग्राफी से, इसको समझाना है। तो इसमें हमें ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बताने हैं जो पॉपुलेशन पर अफेक्ट डालते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज हो गई, लैंड फॉर्म हो गई, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, ठीक है, इंसेक्ट और सॉइल रिसोर्सेज हो गए, इन सबको मिनरल अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स हो गए, इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन। इकोनॉमिक फैक्टर्स में तो आप सारे अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल हो गया, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, इन दो को समझाएंगे। और सोशल फैक्टर में समझाएंगे कि कल्चरल और रिलीजियस प्लेसेस, दूसरा ऐसी प्लेसेस जहाँ पर पीस मेंटेन है, ठीक है, वॉर कंडीशन कम है, ठीक है, ये आ जाएगा सोशल फैक्टर्स में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी दो टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज बताने हैं इंडिया में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो बहुत आसान हो जाएंगे। एक, एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं तो बच्चों पेट्रोलियम और कोल को ही याद रखना, दोनों बहुत सूटेबल रहेंगे, पेट्रोलियम और कोल। कोल वाले में लिखेंगे कि कोल दो तरीके का पाया जाता है, गोंडवाना टाइप का और टर्शरी टाइप का। गोंडवाना टाइप का 80% है, टर्शरी टाइप का 20% है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जितना भी पाया जाएगा वो सारा टर्शरी है, और जितना भी इंडिया के मेनलैंड में पाया जा रहा है यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू या सेंट्रल हाईलैंड्स पे, वो सारा का सारा गोंडवाना रीजन का है। जितनी भी आपको माइंस पता है, रानीगंज पता है, रानीगंज लगा दो, या जितनी भी माइंस आपको पता है वो सारे के सारे इसके उसमें मेंशन कर देना, ठीक है। अगला और स्टेट्स के नाम में ज़रूर ध्यान रखना। अगर आप इस वाले में हो, क्या नाम है, गोंडवाना में, तो गोंडवाना में हमारा झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, या छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, सारे के सारे, आंध्र प्रदेश, सब इसी में लगेंगे। टर्शियरी में सारे नॉर्थ ईस्टर्न के नाम लिखने। दूसरा, पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम की शुरुआत में जैसे डिगबोई से शुरुआत हुई थी, असम के डिगबोई से शुरुआत हुई थी। इंडिया अपने कंजप्शन के डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, खासतौर पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है। इंडिया में कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो गुजरात के अंकलेश्वर में होता है, इसके अलावा बॉम्बे हाई में होता है। इसके अलावा माना जाता है कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है कृष्णा गोदावरी की बेसिन में भी काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। दो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बताना है जो इंडिया में है। दो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में, एक आपको टाइडल एनर्जी लिखना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि इसमें लिख सकते हो इंडिया के पास कोस्टल बाउंड्री बहुत बड़ी है, 7,500 समथिंग किलोमीटर, 17 किलोमीटर की है। इतनी बड़ी कोस्टल बाउंड्री होने की वजह से हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं टाइडल एनर्जी को, कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता। दिन में 2 बार आते हैं, तो टाइडल एनर्जी कन्वीनियंट होगी, आसान होगी बनाना। दूसरा, विंड एनर्जी के बारे में, कि जो राजस्थान वगैरह है या जितने भी कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पे हवा लगातार तेज चलती है, वहाँ पर विंड एनर्जी बनाई जा सकती है, टरबाइन का यूज़ किया जा सकता है, कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलता, कॉस्ट एफिशिएंट होती है, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट ज़्यादा है, उसके बाद में कोई कॉस्ट नहीं आती। ईजिली आप समझा पाओगे ये वाला पॉइंट, ठीक है। और सोलर एनर्जी तो है ही, सोलर एनर्जी के बारे में हर बच्चा लिख सकता है। नेक्स्ट है कि इलुस्ट्रेट द ट्रेडिंग इन टर्शियरी सेक्टर। ट्रेडिंग क्या होता है, तो जब हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते या खरीदते हैं, इसे ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग जिस जगह पे की जाती है, चाहे वो गाँव है और शहर हो, उस जगह को ट्रेडिंग सेंटर कहा जाता है। ट्रेडिंग दो तरीके की होती है, रिटेल और होलसेल। जब डायरेक्टली कस्टमर को चीज़ें बेची जाती हैं तो उसे रिटेल ट्रेडिंग बोलते हैं। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेकर आते हैं। रिटेल ट्रेडर में होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर उधार पे माल भी दे देता है। यहाँ पर एक एक करके यानी पीस बाई पीस माल को बेचा जाता है इंडिविजुअल कस्टमर को। अगर हम होलसेल ट्रेडिंग पे जाएंगे, होलसेल ट्रेडिंग में डिस्ट्रीब्यूटर्स या ऐसे दुकानदार आते हैं जो बल्क में माल बेचते हैं। इन लोगों को उधार माल देना पड़ता है होलसेलर्स को, ये डायरेक्ट कस्टमर के साथ में डील नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रेडिंग को लेकर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि डिफरेंट मार्केटिंग सेंटर्स ट्राई टू प्रोवाइड सर्विस बाय टारगेटिंग डिफरेंट मार्केट्स। कि आप कैसे कह सकते हो कि अलग अलग मार्केटिंग सेंटर्स अलग अलग तरीके के मार्केट को डिफर करते हैं। तो इसका भी आंसर हम लिख देंगे कि जैसे गाँव के मार्केटिंग सेंटर्स अलग होते हैं, जहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं जो कि गाँव शहर के से लगते हुए गाँव में बेची जाएँ। वहाँ पर कई बार क्या होता है, वीकली मार्केट्स भी लगते हैं। इसके अलावा वहाँ पर होलसेल और रिटेलिंग दोनों तरीके का मार्केटिंग अवेलेबल होती है, और वहाँ पर लोगों की डिमांड के
बेसिस पे चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। पीरियोडिक मार्केट्स वो होते हैं जो हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार लगने वाले मार्केट्स होते हैं। यहाँ पर चीज़ें सस्ते रेट में प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पर जो शॉपकीपर्स होते हैं वो पूरे दिन ज़्यादातर बिजी रहते हैं उस पूरे एरिया को सर्व करने के लिए, और जब दिन गुजर जाता है तो वो दूसरे एरिया की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में ऐसी चीज़ें जो कि इस हाईली स्पेशलाइज अर्बन सर्विसेज में आती हैं वो यहाँ प्रोड्यूस की जाती हैं। यहाँ पर ऐसी चीज़ों की प्रोड्यूसर्स के लिए स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो लोगों की डिमांड्स को फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग मार्केट को अलग अलग लोग कैटर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 2 मेथड बताने हैं जो बता सकते हैं कि किस तरीके से हम जो वाटर रिसोर्स जो इंडिया में डिप्लीट हो रहा है उन्हें किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। तो पहले तो ये लिख दो कि इंडिया में वाटर शेड हो कैसे रहा है, मतलब वाटर की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, स्कार्सिटी, और 2 मेथड में एक वाटर शेड मैनेजमेंट और एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन दोनों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा बच्चों, ये हेडिंग वाइज बनाइएगा, हेडिंग में मेंशन कीजिएगा, ज़्यादा बेटर आंसर मिलेंगे। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप बना के लिख सकते हो, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उन्हें। नेक्स्ट सैम्पल पेपर की तरफ जाते हैं। मैंने कहा था आपसे 3 सैम्पल पेपर कराऊंगा, वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, सुनते रहिएगा। एक बार में 3-3 सैम्पल पेपर के आंसर्स मिलेंगे। हमसे पूछा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की सब फील्ड कौन सी होगी, तो देखिए कल पिछले क्वेश्चन पे भी था, मैं आपको उसकी ट्रिक बताता हूँ। हर वो चीज़ जिसका लेना देना पैसे से होगा वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। जैसे इसमें आ जाते हैं तो मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग का पैसे से लेने देना है, हो गया हमारा आंसर। अगला है गुजरात है हाईएस्ट पोटेंशियल है डेवलपमेंट का किस चीज़ के लिए, तो गुजरात है, धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है तो आराम से हो गया सोलर एनर्जी। ठीक है, नॉर्दर्न गुजरात हो जाएगा रीजन। इसके बाद कौन सी थ्योरी थी, ग्रिफिथ टेलर ने दी थी, पिछले सैम्पल पेपर में मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, आंसर है न्यू डिटर्मिनिज्म की थ्योरी, जिसे स्टॉप एंड गो के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी तरीके की एग्रीकल्चर है जो कि फार्मर सिर्फ उसमें सब्जियां उगाते हैं, तो सब्जियां उगाई जाती हैं ऐसी जगह पर जो शहर से इतनी दूरी पर होती हैं कि एक रात में ट्रक के थ्रू सामान शहर तक पहुंचाया जा सके, तो आंसर हो जाएगा ट्रक फार्मिंग। इसमें सिर्फ सब्जियां उगाई जाती हैं। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, तो पेयर करेक्टली मैच में आते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में वो चीज़ें उगाई जाएंगी जो खाने के लिए होंगी, सिट्रस फ्रूट मार्केट के लिए होता है, गलत हो गया। डेयरी फार्मिंग में मिल्चिंग की जाती है, बिल्कुल सही बात, दूध निकाला जाता है जानवरों का, तो बी ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नोमैडिक हर्डिंग है ऐसी प्रैक्टिस है जो किस रीजन में की जाती है, ऐसे रीजन जहाँ पे खेती नहीं होगी वहाँ पर की जाएगी। जैसे मंगोलिया, बिल्कुल सही है क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा रहती है, ठंडा रीजन है काफ़ी और पहाड़ वाला रीजन है। सेंट्रल चाइना, वेरी गुड, यहाँ पर भी नोमैडिक हर्डिंग की जाएगी। आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, मेडागास्कर का आइलैंड है जो कि अफ्रीका की ईस्ट में रहता है, छोटा सा आइलैंड है और इक्वेटोरियल रीजन पर आता है, इस वजह से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, खेती नहीं की जा सकती क्योंकि रेन फॉरेस्ट है ज़्यादातर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है, इनकरेक्ट मैच में आते हैं तो वाटर एक्ट आया था 1974, सही है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986, ये भी सही है। वाटरलेस एक्ट नहीं आया था, तो यही आंसर हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है ईस्ट से वेस्ट की तरफ का। देखो बेटा, ईस्ट है इस तरफ से इस तरफ की तरफ अगर हम जाएंगे तो आप स्टेट वाइज देख लो, अगर आपको स्टेट याद होंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे सिंगरैनी की बात की जाएगी तो तेलंगाना स्टेट में आता है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में आता है, निजीरा असम में आता है और नामफुक अरुणाचल प्रदेश में। तो आप देखो सबसे पहले ईस्ट में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, तो सबसे पहले नामफुक हो गया, देख लो नामफुक, जिसमें भी सबसे पहला ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा, तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है इनमें से कौन सा फीचर एग्रीकल्चर लैंड के लिए है। तो एग्रीकल्चर लैंड की बात करेंगे तो भारत में जो एग्रीकल्चर लैंड की पहले कह रहा है कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही बात है कि लैंड की जो क्वालिटी है वो वहाँ पर कितनी प्रोडक्टिविटी की जा रही है इस पर इससे इन्फ्लुएंस्ड होती है, बिल्कुल सही। फिर कह रहा है जायद क्रॉप्स आर ग्रोन इन मेजर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये बिल्कुल गलत बात है, मेजर पार्ट्स में नहीं होती है, बहुत छोटे रीजन में होती है। नेट सोन एरियाज डिक्लाइनिंग कंटिन्यूसली, नेट सोन एरिया वो लगातार घटता जा रहा है, ये भी गलत है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं खेत वेत बनाने के लिए, बैरन लैंड पे खेती की जा रही है, वेटलैंड्स पे खेती की जा रही है। अगला है मोर देन 70% ऑफ कल्टिवेबल लैंड इज अंडर प्लांट इरीगेशन, ये भी गलत है, हमने पिछले सैम्पल पेपर में ही करा था कि हमारे प्लांट इरीगेशन में मेजोरिटी पार्ट नहीं आता, रेनफॉल के अंडर में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यूनियन टेरिटरी है जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली में है तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी दिल्ली में होगी यूनियन टेरिटरी के माफिक, तो आंसर हो जाएगा डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। करेक्ट सीक्वेंस देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं किसी के बारे में। एयर ट्रांसपोर्ट वाज प्रोवाइडेड बाय 4 मेजर कंपनीज, एयर ट्रांसपोर्ट लॉन्च बिटवीन इलाहाबाद से नैनी, तो सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि सबसे पहला हुआ था इलाहाबाद से नैनी के बीच में। चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद क्या कह रहा है, एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज्ड, नेशनलाइजेशन उसके बाद हुआ होगा, ठीक है। फिर कह रहा है एयर इंडिया मर्ज विद इंडियन एयरवेज मर्ज विद एयर इंडिया, तो ये उसके भी बाद हुआ होगा। और फिर कह रहा है एयर ट्रांसपोर्ट वॉज प्रोवाइडेड बाय 4 कंपनीज, तो ये
थर्ड पर आया होगा। सिक्वेंसिंग रही होगी हमारी 2 3 1 4, 2 3 1 4 आंसर होगा। ऑप्शंस में नहीं दे रखा, सारे ऑप्शंस इस अकॉर्डिंग गलत होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यूएसए के पास काफ़ी डेंस नेटवर्क है ऑयल पाइपलाइन का, बिल्कुल सही बात है, जो कि मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया से जा रहा है, तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है क्यों, क्योंकि जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, जिसकी मदद से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाया जा सकता है। तो दोनों सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन भी समझा रहे हैं। असर्शन रीजनिंग में आते हैं। अगला कह रहा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस करा था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आंख बंद करके। ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है, बिल्कुल सही है, तो एक्सप्लेन भी सही कर रहा है और करेक्ट है दोनों। राइस खरीफ क्रॉप की तरह उगाया जाता है, मेनली खरीफ क्रॉप की तरह उगाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। राइस है एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसीलिए तो खरीफ क्रॉप है, क्योंकि वाटर इंटेंसिव है, तो इसका आंसर सही हो गया कि करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से 17 नॉलेज के बेसिस पर लगाएंगे। इस तरीके की बेंडा प्रैक्टिस है, फॉलोइंग टाइप बेंडा उसको बोलते हैं प्रिमिटिव को, प्रिमिटिव मतलब हो गया हमारा /n1। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से जो सोसाइटी है जो पैसेज कैन बी डिस्क्राइब, जो किस तरीके के, मतलब देखो सीधी सी बात है, अगर कोई ऐसी सोसाइटी है जो बेंडा कर रही है यानी प्रिमिटिव तरीके की खेती कर रही है तो प्रिमिटिव सोसाइटी होगी, सिंपल सी बात है। प्रिमिटिव सोसाइटी इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, मदर नेचर मानती है, तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है बेंदा के जो लोग हैं वो फॉरेस्ट से क्या चीज़ कलेक्ट करते हैं, ये आप इसमें ढूंढ लीजिएगा, पता नहीं इसका आंसर। सेक्शन नंबर बी की तरफ जाते हैं। सेक्शन नंबर बी में फिर से वही बिना कॉम्प्रहेंशन को पढ़े आंसर देंगे। व्हाट मेक्स इरीगेशन इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जैसी कंट्री के लिए इरीगेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और मानसून के बीच में अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। अगला, इनमें से कौन सी स्टेट है जो डेक्कन प्लेट्यू के अंडर में आती है, तो डेक्कन प्लेट्यू में साउथ की स्टेट्स पे ले आओ सारे, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका सब। इसके बाद वाटर इंटेंसिव क्रॉप के बारे में बात करनी है। सबसे ज़्यादा वाटर इंटेंसिव चावल है, खरीफ क्रॉप, बहुत पानी चाहिए होता है। अगला मैप देखो बच्चों, ये रिवर दे रखी है और रिवर का नाम भी दे रखा है राइन रिवर, यानी राइन रिवर वाटरवेज के बारे में केस स्टडी है। पहला क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही हो जाएगा कि जो इनलैंड वाटरवेज केस स्टडी है किसकी है, तो ये राइन की हो गई। कह रहा है कि द वाटरवेज कनेक्ट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ विच कंट्रीज ऑफ यूरोप, ये कौन कौन से कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है। देखिए क्या यहाँ पर कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, अगर नाम दे रखे हैं तो सीधा सीधा हो जाएगा, जैसे ऊपर नीदरलैंड्स दे रखा है, यहाँ पे जर्मनी दे रखा है, ये नीदरलैंड्स हो गया, जर्मनी हो गया। इसके अलावा बेल्जियम, एक तरफ बेल्जियम भी दे रखा है, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया हमारे आंसर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है इसमें स्टेट 2 करेक्टर ऑफ दिस वाटरवे, 2 वाटरवे के करेक्टरिस्टिक दे रहे हैं, तो एक ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट वाटरवे है, दूसरा ये ऐसे रीजन से होता हुआ जाता है जो कि काफ़ी कोल्ड फील्ड के मामले में रिच रीजन है। 2 करेक्टरिस्टिक हो गए इसके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडरस्टैंड द टर्म आउटसोर्सिंग, हमें आउटसोर्सिंग के बारे में बताना है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्शन को दूसरे देश भेजती है, यानी आउटसाइड देश के प्रोडक्शन करती है, तो उसे आउटसोर्स करना कहते हैं। फिर कह रहा है वाई आर द IT रिलेटेड सर्विसेज आउटसोर्स टू द लेस डेवलप्ड रीजन, क्यों की जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें चीप लेबर अवेलेबल रहती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फेवरेबल होती हैं, इसके अलावा कॉस्ट कटिंग में काफ़ी फ़ायदा देती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए सूटेबल है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड, प्लांटेशन एग्रीकल्चर की यूरोपियन ने शुरुआत करी, इसके लिए बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, हाई कैपिटल इंटेंसिव है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मशीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, इसमें रबर, कॉफ़ी, टी जैसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ठीक है। और ब्राज़ील का फेजेंडा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इंडिया के टी प्लांट, वो इंडिया और श्रीलंका के टी प्लांटेशन, मलेशिया का रबर का, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी में चॉइस में है स्पेशलाइज एक्टिविटीज़ इन द स्पेशलाइज एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, डिस्क्राइब एनीवन। इसमें आप कोई सी भी स्पेशलाइज एक्टिविटी के बारे में लिख सकते हो जो कि यूरोप अमेरिका में होती है, इसमें ज़रूरी नहीं है आपको ट्रक फार्मिंग और फैक्ट्री फार्मिंग को ही समझाना है, आप इसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी समझा सकते हो, जैसे कि आप इसमें डेयरी समझा सकते हो, है ना, या वो कॉमर्शियल एनिमल रेयरिंग या कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, इस तरीके की समझा सकते हो। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक और सोशल वैल्यूज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ध्यान रखिएगा। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो डिपेंडेंसी है मानसून के ऊपर वो कम हो जाती है, दूसरा हम वाटर रिसोर्स को रिप्लेनिश कर पाते हैं, इसके अलावा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है।
जितने भी रिस्क होते हैं वो कम हो जाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन को लेकर। सोशल वैल्यूज़ पे जाएं तो इससे अवेयरनेस क्रिएट होती है कि जो हमारा स्कार्स रिसोर्स है वाटर, जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका सस्टेनेबल यूज़ कर पाते हैं, जस्टिफाइड यूज़ कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो वाटरशेड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्स का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर पाते हैं। और इसके अगर हमसे पूछे जाए ऑब्जेक्टिव, तो सरफेस के रन ऑफ को बचाना है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है, कंजर्वेशन करना है वाटर का फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसके अलावा बैलेंस्ड डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है। अगला टेली कम्युनिकेशन क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो टेली कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब हम इंफॉर्मेशन को टेलीफोनिक माध्यम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, इसे टेली कम्युनिकेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि बहुत कम टाइम में ट्रांसपोर्टेशन कर देता है, कम्युनिकेशन कर देता है, बहुत कम पैसा लगता है यानी कॉस्ट एफिशिएंट होता है। इसके अलावा ईजिली एसेसिबल है, आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, डायरेक्ट पर्सन तक पहुंचाई जा सकती है, इवन मास कम्युनिकेशन भी इजीली किया जा सकता है। सेक्शन नंबर सी कह रहा है कि कोई 3 फैक्टर ऐसे बताने हैं जो वाटर रिसोर्सेज के डिप्लीशन के लिए कारण है। बहुत सारे बना सकते हो, कोई भी 3 समझा देना। जैसे ओवर इरीगेशन हो सकता है, सर्फ वो रन ऑफ, एग्रीकल्चरल रन ऑफ हो सकता है, डिमांड एक्सेसिव डिमांड इन एग्रीकल्चर हो सकता है, या वेस्टफुल कंजप्शन एट हाउस होल्ड हो सकता है। कोई भी 3 है इसमें समझा सकते हो। कह रहा है 2 लेजिस्लेटिव मीजर बताने हैं जो वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। एक वाटर प्रिजर्वेशन एक्ट, दूसरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड आल्सो डिफाइन नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ फ्री ट्रेड इन। तो हमें इंटरनेशनल ट्रेड के इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में समझाना है। तो इंटरनेशनल ट्रेड 2 तरीके का होता है। जब 2 देशों के बीच का होगा तो इसे बायलैटरल ट्रेड बोलते हैं, जब 2 से ज़्यादा देशों के बीच में होगा तो इसे मल्टीलेटरल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट की बात की जाएगी। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है किसी भी देश की फॉरेन रिजर्व को बढ़ा देता है, ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होती है ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ाता है, लोगों का लिवलीहुड स्टेटस राइज करता है। नेगेटिव इम्पैक्ट होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ की कंपनीज डंपिंग जैसी प्रैक्टिसेस यूज़ करती हैं। लोकल प्रोड्यूसर्स इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लोकल प्रोड्यूसर्स बंद होते चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, टुडे इंटरनेशनल ट्रेड हैज बिकम द बेसिस ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमी। इसी को, ये क्वेश्चन इस तरीके का है जिसको आप समझा सकते हो बना बना कर भी। जैसे ये क्या कर रहा है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो 2 देशों के बीच में इकोनॉमिक डिफरेंसेस को ख़त्म कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करने का काम करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाने का काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र करवा रहा है, आउटसोर्सिंग में मदद कर रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़वा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी और पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराने में मदद कर रहा है। अगला क्वेश्चन है ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि हम आर कंट्री इन डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स के डेवलपमेंट में हमारा देश कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एक, हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी का काफ़ी कम है। दूसरा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह पर सेम मात्रा में पानी अवेलेबल नहीं है पीने का। तीसरा, यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। चौथा, वाटर की क्वालिटी लगातार डिग्रेड होती जा रही है। पाँचवा, लोगों में सोशल अवेयरनेस क्रिएट नहीं हो पा रही है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है और इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है। तो मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब है खेती और जानवर पालना दोनों एक साथ करना, यानी एक इस तरीके की एक्टिविटी जिसमें हम खेती करने के साथ साथ जानवरों को भी पाल लेते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है और ग्रीन मैन्योर का, दोनों का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है। जानवरों से मिलने वाली जो खाद होगी ग्रीन मैन्योर का काम करेगी और केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किए जाएंगे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। जो फॉडर क्रॉप्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि उनसे बाजार में बेच के भी पैसा आएगा और उसके ग्रीन पार्ट को जानवरों को खिला दिया जाएगा। इसके बाद जो फार्मिंग अगर हम बात करें तो साइज़ का, फार्म का साइज़ मॉडरेट रहेगा, ठीक है, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ज़मीन की फर्टिलिटी और जानवरों के लिए चारा दोनों बराबर मेंटेन रहे। रीज़न कौन कौन से हैं, तो जो बहुत हाईली डेवलप्ड रीजन होंगे वहाँ सब जगह होगी, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप हो गया, ठीक है, या टेम्परेट लैटिट्यूड्स हो गए सदर्न कॉन्टिनेंट्स के, वहाँ पर होगी। आज के समय पर न्यूक्लियर एनर्जी और उसके जो यूज़ हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया की बात करें, वायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है फ्यूचर में इंडिया के लिए, तो इसको समझाना है। तो इसमें बेटा कुछ नहीं करना, न्यूक्लियर एनर्जी को समझाना है कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज, दूसरे कन्वेंशनल रिसोर्सेज के कंपेरेटिवली। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इसका इस्तेमाल कर सकती है अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए। अगर हम ये कहें तो फ्यूचर के मामले में इंडिया इसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। इसमें यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए। हमारे यहाँ के धारवाड़ रॉक सिस्टम में है ना, ये पाया भी जाता है यूरेनियम, जैसे कि सिंहभूम में
है ना, और इन रीजन में पाया जा रहा है। इंडिया की बात करते हैं, थोरियम बहुत ही ज़्यादा केरला में खासतौर पे मोनोजोइट सैंड है, वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा केरला हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में यहाँ पर भी मोनोजोइट डिपॉजिट पाए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एनी 3 फीचर्स ऑफ सोलर, टाइडल एंड जियोथर्मल एनर्जी। तीन फीचर लिखने हैं तीनों के बारे में। एक तो तीनों के बारे में लिख दो, नॉन कन्वेंशनल है, किसी तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट नहीं रिलीज करते हैं। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। इन तीनों पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तीसरे सैंपल पेपर की तरफ जाते हैं। तीसरे सैंपल पेपर का पहला, न्यू डिटर्मिनिज्म किसने दी थी? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? इंडिया का टोटल सरफेस एरिया दुनिया का 2.45 है। वाटर रिसोर्स हमारे पास 6% से भी कम है, तो गलत हो गया, बी गलत है। वर्ल्ड पॉपुलेशन 17% होगी, ये पिछला डाटा है तो 16% दे रखी है। ठीक है, 1869 क्यूबिक किलोमीटर की हमारे पास ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है, सब कुछ सही है। इसमें कह रहा है कौन सा डेयरी फार्मिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो डेयरी फार्मिंग का कैरेक्टरिस्टिक, ये पिछले वाला क्वेश्चन है, सेम रिपीट हो गया है, बता नहीं रहा हूँ इसीलिए इसे। अगला क्वेश्चन है, स्टेट है जो हाईली इफेक्टिव है फ्लोराइड से, तो फ्लोराइड के लिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्लोराइड 2 जगह पर है, राजस्थान और महाराष्ट्र। आपको मुझे बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है, आपको ये मुझे बताना है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर क्वेश्चन है कि यूनियन टेरिटरी जिसकी लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है 2011 के अकॉर्डिंग, तो ऐसी जगह जहाँ पे सबसे कम लोग रहेंगे, तो जितनी हार्श कंडीशन होगी लोग उतने कम रहेंगे, तो हार्श कंडीशन इक्वेटर के पास में है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया। फिर कह रहा है लदांग है, लदांग नेम है इनमें से किस तरीके के एग्रीकल्चर सिस्टम का, तो देखो बेटा, जब भी एग्रीकल्चर सिस्टम के नाम दे रखे हों, मिल्पा, लदांग, स्लैश एंड बर्न, जो भी नाम दे रखे हों वो सब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस के होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कौन सा करेक्टली मैच्ड है? मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर ट्यूनीशिया में होती है, बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव फार्मिंग यूएसए में होती है, बिल्कुल गलत है। डेयरी फार्मिंग नीदरलैंड्स में, ये भी गलत है। मिक्स्ड फार्मिंग कनाडा में, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन हुई है, तो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ जो डिक्लाइन होने का फेज़ है वो सबसे फर्स्ट फेज़ 1901 से 1921 तक का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा थी और डेथ रेट भी ज़्यादा था, है ना, तो इस वजह से यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो कंपैरेटिवली या तो स्टेबल थी या कम हो रही थी। ठीक है, इसके बाद इंडिया की 1921 के बाद कभी इंडिया की पॉपुलेशन कम ही नहीं हुई, तो 1921 के बाद का कोई भी पीरियड नहीं होगा, इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इनमें से कौन सा ग्रुप है यूनियन टेरिटरी का जिसको हम सीक्वेंस में अगर रखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पर रखेंगे, तो मैंने अभी पिछले सैम्पल पेपर में समझाया था, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की है, तो आंसर शुरू कर लो दिल्ली से। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, बी आंसर हो जाएगा। यूनियन टेरिटरी की बात करें, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, अभी अभी यही क्वेश्चन आया था, अंडमान एंड निकोबार। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इनमें से कौन सी अप्रोच है जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी की द पीरियड ऑफ ओरिजिन के लिए है। ठीक है, मतलब ओरिजिन के बेसिस पर उसका क्या सही सीक्वेंस होगा, तो सबसे पहले आई होगी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, क्योंकि हम नेचर को अपना सब कुछ मानते होंगे। उसके बाद आए होंगे पॉसिबिलिज्म पर, कि पॉसिबिलिज्म रहा होगा हम टेक्नोलॉजी की मदद से सब कुछ कर सकते हैं। फिर किसी ग्रिफिथ टेलर जैसे व्यक्ति ने आके कहा होगा नहीं भाई साहब, ना तो पूरी तरीके से डिटर्मिनिज्म पॉसिबल है ना पूरी तरीके से पॉसिबिलिज्म, तो हम न्यू डिटर्मिनिज्म पे गए। और लास्ट में 1990s के बाद में पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी आई होगी, तो सिक्वेंस हो गया 3 1 2 4। अगला क्वेश्चन है 12, स्टेटमेंट दे रखा है डाइकोटॉमी या डिफरेंसेस हैं फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी में, इज़ नॉट अ वेरी वैलिड वन। बिल्कुल सही बात, जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैलिड नहीं है, हम ये नहीं कह सकते दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं, नहीं, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। दूसरा कह रहा है कि नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल, यही बिल्कुल सही उसका एक्सप्लेनेशन हो गया, जो मैंने अभी बोला कि वो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, इंटरडिपेंडेंट है। अगला है असर्शन, कह रहा है लैंड डिग्रेडेशन है वो ह्यूमन इंड्यूस डिसास्टर है, मेजरली लैंड डिग्रेडेशन। बिल्कुल सही बात, हमने जितनी तेज़ी से ज़मीन की क्वालिटी बर्बाद करी है उतनी तेज़ी से कभी नहीं हुई। कह रहा है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग और क्वेरी, इसका एक कारण है, तो दोनों बिल्कुल सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। अगला हैमलेटेड सेटलमेंट की बात की जा रही है, ये फ्रेगमेंटेड होते हैं एक दूसरे से फिजिकली, तो ये तो बात बिल्कुल सही हो गई कि दोनों एक दूसरे से फिजिकली, मतलब जो ऐसे करके बैठा हुआ होगा, कुछ घर यहाँ पर, कुछ घर यहाँ पर, कुछ घर यहाँ पर, और बीच में कोई नदी बह रही है, पहाड़ है, इस तरीके के हैमलेटेड बोलते हैं, छल्लीनुमा। हैमलेटेड सेटलमेंट्स बड़े बड़े गाँव के सेगमेंटेशन की वजह से बनते हैं, बिल्कुल सही और सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। अगला क्वेश्चन है
15 से 17 बिना पढ़े करेंगे। गद्दीज हैं, गद्दीज इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सबसे पहला सैम्पल पेपर जो CBSE ने दिया था, मैंने उसमें समझाया था। गद्दीज को लेकर ट्रांस ह्यूमन्स एक्टिविटी करते हैं। ठंडों में ये पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं और गर्मियों में पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं। इस वर्टिकल मोशन को ट्रांस ह्यूमन्स कहते हैं। गद्दी जिस रीजन में रहते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है, क्योंकि पहाड़ों पर रह रहे हैं तो डेंसिटी कम पाई जाती है। इसके बाद कह रहा है जो यहाँ पर ITDP आया, डेवलपमेंटल प्रोग्राम है, यहाँ पर इंटर ट्राइबल डेवलपमेंटल प्रोग्राम है। इसने इम्प्रूवमेंट कर दिया भारमौर रीजन में। सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ, सही बात। फीमेल लिटरेसी इंप्रूव हुई, सही बात। फीमेल का फीटिसाइड इंप्रूव हुआ, यानी मार रहे हैं ये इंप्रूव हुआ, ये नहीं इंप्रूव होगा, तो ओनली हो गया A एंड B। सेक्शन बी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वही 3 क्वेश्चन जिन्हें बिना पढ़े लगाएंगे। फिनोमेना है, ऐसे कौन से रीजन है जिससे एक्यूट वाटर पॉसिटी, रीज़न बिहाइंड द एक्यूट वाटर पॉसिटी के पीछे के कारण क्या है। तो बेटा ये आप इसको पढ़ने के बाद ही लगा सकते हैं, बिना पढ़े नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, आप एक बार पढ़ने के बाद खुद लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मैप में देखिए कनाडा देश दे रखा है, रेलवे लाइन वैंकूवर से सिडनी हैलीफैक्स तक दे रखी है, तो इसका नाम हो गया ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन, ठीक है। हैलीफैक्स तक जा रही है जो, तो नाम तो क्लियर हो गया। रेलवे लाइन का नाम हो गया ट्रांस कैनेडियन। टर्मिनल स्टेशन एटलांटिक कोस्ट पर, एटलांटिक कोस्ट बिल्कुल ईस्ट की तरफ है। रीजन की तरफ कौन सा आता है, हैलीफैक्स, जो सबसे ईस्ट में है। इसके बाद रेलवे क्यों इकोनॉमिक आर्टरी मानी जाती है, क्योंकि ये इस रीजन के सबसे डेवलप्ड रीजन को जोड़ती है, जैसे क्यूबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन हो गए, वहाँ से होती हुई जाती है। दूसरा, यहाँ के जो मेजर ग्रासलैंड है, प्रेरी, वहाँ से होती हुई जाती है, इसलिए यहाँ के अनाज के ट्रांसपोर्टेशन में भी बढ़ावा देती है। अगला कह रहा है डिफाइन द एवोल्यूशन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। लैंड ट्रांसपोर्टेशन का एवोल्यूशन के बारे में लिखना है बच्चों, ये बना के लिखने वाला आंसर है, ये समझाऊंगा नहीं, आप खुद लिखिएगा। ट्रांस कैनेडियन रेलवे के बारे में अभी ऊपर समझाया है, वो डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे अलग अलग कारण बताने हैं जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में। तो एक आ जाएगा डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग आ जाएगा, माइनिंग आ जाएगा, है ना, और वाटर लॉगिंग आ जाएगा। इसको कैसे बचाया जा सकता है, तो बचाने के ऊपर वो जंगल ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, सैलिनेशन को बचाओ, वाटर लॉगिंग को रोको, चेक डैम्स बनाओ, ठीक है। इसके आंसर में आ जाएंगे। इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की जा रही है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल ऐसे एयर डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से प्लेन की मदद से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाया जा सकता है। तो अगर हम हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे खास तौर पर, तो यहाँ पर इसका जो सबसे डेंस नेटवर्क है वो सबसे डेवलप्ड रीजन में पाया जाएगा, जैसे ईस्टर्न USA, वेस्टर्न यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर USA की अकेली बात करें, दुनिया का 60% एयरवे USA के पास है। इंपॉर्टेंट अगर हम नोट्स की बात करेंगे तो दुनिया के जितने डेवलप्ड देश हैं उन सबकी कैपिटल लिख दो यहाँ पर, ठीक है। न्यूयॉर्क कैपिटल नहीं है, कंफ्यूज मत होना, USA की कैपिटल न्यूयॉर्क नहीं है। तो न्यूयॉर्क हो गई, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, रोम, मॉस्को, कराची, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट है क्या? सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इमरजेंसी के बारे में लिखना है और इंडिया का स्टेटस बताना है। तो कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई थी 1970 के बाद से। USA और USSR ने इसकी शुरुआत करी थी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजे जाते हैं जो कि अर्थ में हमारे ऑर्बिट्स में जाके अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं और हमारे मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली कन्वे कर पाते हैं। इंडिया की बात करेंगे इस मामले में, तो इंडिया का भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इंडिया भी ऐसे देशों में आता है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के मामले में डेवलप्ड हैं। हमने भी काफ़ी सारे सैटेलाइट भेजे हैं, जैसे आर्यभट्ट जिसको 1979 में भेजा गया, फिर भास्कर को 1979 में, रोहिणी को 1980 में, एप्पल को एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट को भेजा गया इसके बाद, ठीक है, एरियन उसकी मदद से, फिर इनसेट-1 भी आ गया, चैलेंजर आ गए। इस तरीके से हमने भी बहुत सारे सैटेलाइट भेज रखे हैं। 2 ऐसे फैक्टर जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री की ग्रोथ पर असर डालते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बढ़ी है, तो एक ये टूरिज्म की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे लोग जो कि पैसे वाले हैं वो ज़्यादातर घूमने के लिए या तो नेचुरल ब्यूटी वाली जगह पर जाते हैं जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है, या जहाँ पर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, जहाँ पर रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इस तरीके की जगह पर घूमने जाते हैं नेचर को वो करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। दूसरा फैक्टर है जो टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का इंप्रूव हो जाना। लोग अब फ़ोन लेके जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मैसेज कन्वे कर सकते हैं, तो लोगों को घूमना आसान हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है हर जगह पर, तो घूमना आसान हो गया है। अगला कह रहा है कि मेजर करेक्टरिस्टिक क्या है रोड ट्रांसपोर्टेशन के इंडिया में। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, ध्यान से रखिएगा, मैं पॉइंट्स बताता जाता हूँ। सबसे पहले लेंथ ऑफ 54.8 लाख किलोमीटर ऑफ रोड्स इन इंडिया। दूसरा, बिगेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर एंड फ्लाइट्स।
तीसरा, मेनली सेंटर्ड इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। तीसरा, हाई रोड डेंसिटी इन डेवलप्ड रीजन्स। चौथा, अवेलेबिलिटी ऑफ नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज अपार्ट विद डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड रूरल रोड्स। इसके अलावा आखिरी हो जाएगा, बॉर्डर रोड्स अवेलेबल फॉर द रिमोट ट्रांसपोर्टेशन इन रिमोट एरियाज। 25वां क्वेश्चन है, दो मेजर फेरस मिनरल्स के बारे में बताना है जो इंडिया में है और उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में। तो एक आयरन और आयरन की तीनों बेल्ट के बारे में लिख दीजिए, और दूसरा आयरन की बहन मैग्नीज के बारे में लिख दीजिए। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे और दोनों के सिस्टम के बारे में लिखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। कोल इज कॉमनली यूज्ड कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। कोल कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है, बहुत पहले से कर रहे हैं। इसके मेन यूज़ और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कोल का मेन यूज़ में आता है, सीमेंट फैक्ट्री में होता है, आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले रेलवे में होता था लेकिन अब लगातार घटता जा रहा है। इसके अलावा ऐसे ही पहले मार्केट में प्रोडक्शन के लिए, खासतौर पर जितनी भी भट्टियाँ वगैरह जलती थी उनको जलाने के लिए, लेकिन अब ये भी कम होता जा रहा है दिन पे दिन। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो अभी मैंने पिछले सैम्पल पेपर में समझाया था, गोंडवाना और टर्शरी। गोंडवाना में हमारे यहाँ पर आएंगे सेंट्रल हाईलैंड्स में, जबकि टर्शरी में नॉर्थ ईस्टर्न की बात रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर एनर्जी को कंसिडर किया जाता है एक अल्टरनेटिव और सूटेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी रिसोर्स के रूप में। न्यूक्लियर एनर्जी को किस तरीके से जनरेट किया जाता है और ऐसे स्टेट जहाँ पर ही पाई जाती है। तो अभी पिछले सैम्पल पेपर का ही मैंने जब आपको समझाया था यूरेनियम वाला पार्ट, न्यूक्लियर के बारे में, वही आंसर यहाँ पर रिपीट होगा, इसलिए यहाँ पर भी फिर से क्वेश्चन को नहीं समझा रहा हूँ। डेयरी फार्मिंग एक हाईली स्पेशलाइज और एडवांस प्राइमरी एक्टिविटी है, इसको जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन टाइप लिखेंगे। तो डेयरी फार्मिंग एक बहुत ही एडवांस और एफिशिएंट प्राइमरी एक्टिविटी है। खासतौर पर इसे डेवलप्ड रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है, जहाँ पर पैसा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है, जिसकी मदद से मैकेनाइज्ड तरीके से एनिमल्स की मिल्चिंग की जाती है। ठीक है, और अर्बन मार्केट्स के पास में ही इसके फार्म्स डेवलप किए जाते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं तो कैपिटल की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेबर की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चाहिए, साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है ब्रीडिंग करने के लिए। ठीक है, और वेटनरी सर्विसेज बहुत हाईली रिक्वायर्ड होती हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बताना है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस और मेडिटेरेनियन के बीच में। ठीक है, तो प्रिमिटिव वाला सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है, मेडिटेरेनियन मार्केट के लिए होता है। प्रिमिटिव में बेसिकली राइस और वीट जैसी क्रॉप उगाई जाती हैं। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में बेसिकली सिट्रिक फ्रूट्स या सिट्रिक वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं। प्रिमिटिव में छोटे से पैच को और लैंड को क्लियर करने के बाद खेती की जाती है। मेडिटेरेनियन में प्लांटेशन टाइप होती है, जिसमें बहुत बड़े पीस ऑफ लैंड पर खेती की जाती है। प्रिमिटिव में घर की मेंबर्स मिलकर लेबर प्रोवाइड करते हैं। मेडिटेरेनियन में हमें लेबर हायर करनी पड़ती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस की बात करें तो ये नॉन कॉमर्शियल होता है, मेडिटेरेनियन कॉमर्शियल नेचर का है। ठीक है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ फॉलो अप करती थी। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर कॉमर्शियली डेवलप्ड रीजन में किया जाता है। ये हो गया हमारा बच्चों ये वाला सैम्पल पेपर कंप्लीट। 4 सैम्पल पेपर मैंने इस वीडियो में समझाए हैं। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा आज शाम को ही या तो एक वीडियो बनाऊं जिसमें सारी केस स्टडीज़ को क्लियर कर सकूं, मैप को और रोड्स को, या एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें सारे मैप्स कंप्लीट कर सकूं सारे सैम्पल पेपर के एक साथ में। तो आपको जो भी वीडियो पहले चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए और मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सी वीडियो पहले चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और